Hello student, welcome to chemistry class. In chemistry class, as you know that we are studying haloalkanes, haloarenes chapter, and in that chapter we are studying the properties of haloarenes. Student, in last class we have discussed about the some nucleophilic reaction which had been carried out in drastic condition. Okay. हम लोग कल की क्लास में जो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरेंस देखे थे उसमें हमने देखा था कि क्यों जो है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो कैसे हो सकता है। तो हमने कुछ रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में देखे थे जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हो रहे थे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बहुत कठिन परिस्थिति में हो रहे थे। ठीक है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हैलोअरेंस में जो है कि आसानी से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विद द मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन हम लोगों ने हैलोअल्केन्स में भी पढ़ा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर हम क्लोरोबेंजीन को, ये हमारा क्लोरोबेंजीन इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, जैसा कि हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में कर रहे थे रेउट्स रिएक्शन में ड्राई ईथर में, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी है। वहाँ पे एल्केन बन रहा था, यहाँ पे डाइफेनिल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। इसको हम कहते हैं डाइफेनिल। इसको कहते हैं हम डाइफेनिल। अब ये जो डाइफेनिल रिएक्शन है इसको इट इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। अगर सेम इसी रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे क्लोरीन के साथ जो है कि कॉपर ले लें, ठीक है, और कॉपर के साथ अगर कराएं तो यहाँ पे भी डाइफेनिल बनेगा। ऐसा जो है कि कुलमान ने देखा था, यहाँ पे भी डाइफेनिल बन गया, यहाँ पे भी डाइफेनिल बन गया, और इस रिएक्शन को कहते हैं इट इज नोन एज कुलमान रिएक्शन। कुलमान रिएक्शन, इसको हम कुलमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन सेम है और दोनों सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन करा करके डाइफेनिल बन रहा है, और वहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे? वहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एल्केन बनाया था, वहाँ पे इवन नंबर का एल्केन बनाया था। सेम उसी तरह से यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बाद इस रिएक्शन में एक और चीज देख सकते हैं, एक और रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्या है वो रिएक्शन?
यहाँ पे अगर हम क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, मेथिल क्लोराइड के साथ, ये हमारा है मेथिल क्लोराइड, और ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। कंडीशन वही है, Na ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा टॉलुइन CH3, ठीक। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इट इज known as Wurtz-Fittig reaction, Wurtz-Fittig रिएक्शन। इसको वुड्स-फिटिग रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिस्सा वुड्स ने लिया था और ये हिस्सा, ये हिस्सा फिटिग ने लिया था, ये हिस्सा वुड्स ने लिया था, और वुड्स और फिटिग के दोनों रिएक्टेंट यहाँ पे हैं, तो ये प्रोडक्ट बना है, इसलिए इसको वुड्स-फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। अगला जो रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से इन ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ बन जाता है MgCl, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड को, ये सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन हमने देख लिए मेटल के साथ। एक तो हमने वुड्स रिएक्शन फिटिग रिएक्शन देखा, फिर उल्मान रिएक्शन देखा, उसके बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रूप में यहाँ पे बन गया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ऑल अबाउट हो गया जो है कि मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने यहाँ पे देख ही लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत मुश्किल है, तो अब कौन सा रिएक्शन हो सकता है? अब यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण क्या है, क्यों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिएक्शन करेगा? हमने तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? एक तो रेजोनेंस के कारण, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के कारण, और न्यूक्लियोफाइल और जो हमारी रिंग होती है या कोई भी हेलोएरेंस होता है या एल्केन होता है, हेलोएरेंस जो होते हैं या बेंजीन रिंग होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिव है तो दोनों में किसी प्रकार का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन करना है तो अपोजिट चार्ज होना
चाहिए। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा रिंग नेगेटिव है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोफाइल और रिंग के बीच में हेलोइरेंस के बीच में रिएक्शन आसानी से हो सकता है क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्ज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सपोज ये क्लोरीन लगी है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने पेयर है? 3 पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग अगला स्ट्रक्चर होगा वो होगा Cl। ओके, अब ये जो है कि मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा एक्शन इस तरह से डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl और ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो अगला स्ट्रक्चर होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा और ये वापस जाएगा, तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर हो गया कुछ इस तरह से, ऐसे, और ये Cl, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है? इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है? पहली बात तो ये पता लगती है कि हैलोजन से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी रिंग है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन है। पहली बात पता लगी। दूसरी बात ये पता लग रही है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे बढ़ रही है। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि यहाँ पे जो हैलोजन है वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे रिंग का एक्टिवेशन हो रहा है, ये बात पता लग रही है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आकर के जुड़ सकता है। हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमारा E+, ठीक है, कोई भी कैटायन हो सकता है। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन क्या? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण वो वहाँ अटैक कर सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है और यहाँ अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ दो पोजीशन यहाँ पे है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है, तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा क्योंकि उस पोजीशन की कंडीशन पॉजिटिव चार्ज की तरह से होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमारा पॉजिटिव, और रिंग भी अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। अब इससे ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एक आर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या हेल्प मिलता है, क्यों इसे बना दिया गया,
ठीक है। पहले तो ये हेल्प मिलती है कि हमें ये जानकारी मिल जाती है कि अगर कोई हैलोजन हमारे रिंग से लगा हुआ है तो वो हैलोजन रिंग से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका इलेक्ट्रॉन घूम करके रिंग के पास जाएगा। दूसरी बात ये पता लगती है कि हैलोजन के कारण हमारा रिंग एक्टिव हो जाता है। एक्टिव इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे 3 पोजीशन कम से कम ऐसी दिखाई देती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होती है और इससे ये पता लगता है कि इन 3 जगहों पे इलेक्ट्रोफाइल केवल अटैक कर सकता है और इस तरह से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब अगर बात समझ में नहीं आएगी तो फिर से बता देंगे। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं वो हमारी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है और इससे ये भी जान सकते हैं कि वो ग्रुप जो रिंग से अटैच है उसका फंक्शन क्या है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है या रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर जान लेने से हमें बनने वाले प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है और उस रिएक्टेंट का नेचर पता चल जाता है। तो इसलिए हम कोई भी रिएक्शन अगर रिंग से संबंधित है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाता है कि रिंग में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अटैक करने वाला है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, E+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस पोजीशन पे अटैक करता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब एक चीज़ और लगे हाथ बता देते हैं कि अगर यहाँ पे ये तो हमने 11th में बताया है, एक्स ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आ रहा है तो ये पोजीशन है आर्थो और ये पोजीशन भी है आर्थो और ये पोजीशन है हमारी पैरा, ठीक है। और अगर ये लगा हुआ है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो और पैरा पे लगेगा। इस तरह से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो आर्थो वाला और एक पैरा वाला, जिसमें हमारा पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मोर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसलिए अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट को रटना नहीं पड़ता है और इसकी मदद से हम बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ओके, तो हमने ये अब देख लिया कि हेलो एरेंस में क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, तो आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन at आर्थो एंड पैरा, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि चूंकि आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जा कर के लगेगा। अब इसमें अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें, क्लोरीन को हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 प्लस FeCl3 लेकर के एनहाइड्रस, ठीक है। Cl2 प्लस FeCl3 लेकर के एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक तो बन जाता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ओ डाइक्लोरोबेंजीन या आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन जो है कि क्लोरीन का अगर कराएं हम HNO3 और प्लस H2SO4 के साथ इस वाले रिएक्शन को तो हम क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनेशन, और इस वाले को हम कहते हैं यहाँ पे Cl, एक बार NO2 यहाँ बढ़ेगा और एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ClNO2 बनेगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है? ओके, इस रिएक्शन को हम ऊपर भी देते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होए तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो हो गया हमारा क्लोरीनेशन। दूसरा रिएक्शन हमारा है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होगा कि ये हमारी रिंग है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हम लेते हैं HNO3 और प्लस H2SO4, ये कॉन्क है इसीलिए कहीं कहीं फ्यूमिंग लिखा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जान चुके हैं कि आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक बन गया हमारा NO2, ये क्या है आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सही रहेगा अल्फाबेटिकली। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, और दूसरा जो बन जाएगा वो बनेगा हमारा पैरा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। एक यहाँ पे इसका नाम होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि यहाँ पे नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाता है और उसका नाम होता है क्या, आर्थो पैरा, ठीक है। दूसरा हमारा रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि ये हमारा क्लोरीन बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये रिंग है,
क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का जब हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं H2SO4 से, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, SO3H आर्थो पोजीशन पे और SO3H पैरा पोजीशन। तो इसको कहेंगे आर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड और इसको कहेंगे पैराक्लोरो सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट समझ में आ गए। यहाँ पे हमने नाइट्रेशन कराया तो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे हमने रिएक्शन कराया है तो सल्फोनेशन कराया तो आर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड बन जाता है। अब और रिएक्शन देख लेते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दो रिएक्शन और है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ alkyl group in presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, is known as alkylation reaction। ओके, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं, ये Cl, यहाँ पे हम CH3Cl ले लेंगे, यहाँ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा 2 ClCH3 और दूसरा बन जाएगा ClCH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक बन गया हमारा आर्थोक्लोरोटोलुइन बोलते हैं इसको, और ये पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, और दूसरा हमारा एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ एसाइल ग्रुप। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें हमारी ये रिंग है, दिख रहा है। ठीक है, इससे लगा है Cl। अगला रिएक्शन हम कराते हैं CH3CuCl से, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन हम जब कराते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है CuCH3
ठीक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा पोजीशन पे, CnCuCS3, ठीक है। इसमें से एक हमारा हो गया, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन में ये हमारी रिंग है, फ्लोरीन लगा हुआ है, एसाइल ग्रुप है Cn, और एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा CnCuCS3, और दूसरा बन जाएगा हमारा CnCuCS3, ठीक है। इसका नाम तो लिख लिया होगा। अब इसके बाद इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थोफ्लोरो एसीटोफिनोन, और ये पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज हम लोगों ने सारी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर ली। कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।